चैनल में जाके ऋग वैदिक काल का जो पार्ट 1 है वो आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में, मतलब 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। इस काल के बारे में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के साथ ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्य व उपनिषद के माध्यम से जानकारी मिलती है। इस दौरान सामवेद का उच्चारण करने वाले पुरोहित को उद्गात्री, यजुर्वेद के मंत्रों के माध्यम से कर्मकांड कराने वाले पुरोहित को अधवर्यु और अथर्ववेद का उच्चारण कराने वाले पुरोहितों को ब्रह्म कहा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट है इधर उत्तर वैदिक कालीन परिदृश्य। ठीक है, उत्तर वैदिक कालीन के परिदृश्य के बारे में है, ये टॉपिक वाइज है ना। तो फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, मतलब पॉइंट वाइज है। उत्तर वैदिक कालीन परिदृश्य जो है वो पॉइंट वाइज है। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, उत्तर वैदिक काल में आकर विभिन्न राजा एक दूसरे के जन पर हमला करते थे। मतलब जो उत्तर वैदिक काल में आकर जो राजा थे वो एक दूसरे के लोगों पर हमला करते थे, है ना, उसे अपने जन में मिलाकर जनपद का निर्माण करते थे। यानी लोगों को, अपने जो लोग थे उसे अपने में मिलाकर एक जनपद का निर्माण करते थे, है ना। जन के समूह से मिलकर जनपद का निर्माण होता था। यानी इस काल में विभिन्न जनों के मिलने से जनपदों का निर्माण होने लगा था। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, इस दौर में राजा निरंकुश नहीं होते थे। मतलब उत्तर वैदिक काल में जो राजा थे वो उदास नहीं होते थे, निरंकुश नहीं होते थे। ठीक है, सभा और समिति राजा पर नियंत्रण रखती थी। तो राजा पर, उत्तर वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण कौन रखता था? सभा और समिति। ठीक है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है। मतलब अगर हम अथर्ववेद में देखते हैं तो अथर्ववेद की 2 पुत्रियां किसे कहा गया? तो सभा और समिति को, जो क्या करती है? सभा और समिति राजा पर नियंत्रण रखती थी, है ना। अथर्ववेद में ही इस बात का विवरण मिलता है कि इसके द्वारा राजा का चुनाव होता था, है ना। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया। मतलब अगर हमें पूछता है कि अथर्ववेद में समिति के अध्यक्ष को, यानी उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद में समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? ईशान कहा जाता है ना। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था और अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस काल में राजा को स्थायी सेना नहीं रखते थे, है ना। इस काल में राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखते थे। उत्तर वैदिक काल में नियमित कर प्रणाली के विकास के संकेत मिलते हैं, जबकि ऋग वैदिक काल में लोगों द्वारा बलि नामक स्वैच्छिक कर दिया जाता था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, यजुर्वेद। यजुर्वेद में उच्च पदाधिकारियों को रत्नीन या रत्नी नाम से संबोधित किया गया। मतलब यजुर्वेद में हम देखते हैं कि जो उच्च पदाधिकारी होते थे ना, उनको रत्नीन या रत्नी नाम से संबोधित किया गया। ये पदाधिकारी राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित होते थे। इनमें राजा, सेनानी, पुरोहित, युवराज, ब्राह्मणी, सूत, पलागल, बागदूत आदि प्रमुख हैं। किसमें? यजुर्वेद में, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के दौरान स्त्रियों की दशा में गिरावट आ गई थी। ठीक है, मतलब स्त्रियां की जो उत्तर वैदिक काल में जो स्त्री थी उनकी जो दशा थी वो ठीक नहीं थी, है ना। तो इस प्रकार से उनकी स्थितियों में गिरावट आ गई थी। अब उनका सभा और समितियों में प्रवेश वर्जित कर दिया गया था, है ना। अथर्ववेद में पुत्री के जन्म को अनिष्ट माना गया है। हालांकि इस दौर में मैत्रेयी, गार्गी, जाबाल जैसी विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस दौरान वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर होने लगी थी तथा वर्ण व्यवस्था को कर्म के स्थान पर जन्म आधारित बना दिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप समाज में शोषण की प्रवृत्ति अधिक बढ़ गई थी। इसके परिणाम स्वरूप समाज में शोषण की प्रवृत्ति अधिक बढ़ गई थी। मतलब इसमें क्या हो गया था, जो शोषण था वो उत्तर वैदिक काल में बढ़ गया था, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन के स्थान पर कृषि हो गया था। जब हम ऋग वैदिक पढ़े थे तो ऋग वैदिक काल में क्या था?
कि उसमें पशुपालन ज़्यादा होता था, है ना। जो लोग थे वो पशुपालन पर ज़्यादा ध्यान देते थे, और जिसके पास ज़्यादा पशु यानी जिसके पास ज़्यादा गाय हो गया, भैंस हो गया, जिसके पास ज़्यादा था वो उस टाइम पे क्या थे, वो अमीर थे, है ना। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, जिसके पास खेती ज़्यादा है ना, जिसके पास खेत ज़्यादा है वो उत्तर वैदिक काल में अमीर होते थे। तो यही इसमें बताया गया है कि उत्तर वैदिक जो है वो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन नहीं था। क्या था? उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय कृषि था, है ना। अब वे स्थायी जीवन जीने लगे थे। इस दौरान गेहूं और धान मुख्य फसल था। उत्तर वैदिक काल में अगर हमें पूछता है कि मुख्य फसल क्या है, तो उत्तर वैदिक काल में मुख्य फसल गेहूं और धान है। यजुर्वेद में चावल को व्रीहि कहा गया है, जबकि अथर्ववेद में पहली बार नहरों और गन्ने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में तांबे के स्थान पर लोहे का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा था। जब ऋग्वैदिक काल में हम लोग पढ़े थे तो ऋग्वैदिक काल में लोहे का प्रयोग नहीं था, है ना। उत्तर वैदिक काल में तांबे के स्थान पर लोहे का, यानी धीरे धीरे क्या हो रहा था, प्रोग्रेस हो रहा था, तांबे की जगह लोहे का प्रयोग हो रहा था, है ना। तो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में लोहे को क्या कहा जाता है, तो लोहे को श्याम श्याम आयस कहा गया है ना। उत्तर वैदिक काल में लोहे को क्या कहा गया है, लोहे को श्याम आयस कहा गया है। भारत में लोहे का सर्वप्रथम प्रमाण 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के अंजरजी खेड़ा से प्राप्त होता है। यानी भारत में लोहा कहाँ से प्राप्त होता है, सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुआ, अगर देखा गया है तो 1000 ईसा पूर्व यानी 1000 ईसा पहले, है ना, उत्तर प्रदेश के कौन से ग्राम में, अंतरजी खेड़ा से प्राप्त होता है क्या, लोहा, है ना। इस प्रकार हमने इस आलेख के माध्यम से यह समझने की कोशिश की कि 4 वेदों के आधार पर किस प्रकार से वैदिक संस्कृति से संबंधित इतिहास लिखा गया है, और हमें इन वेदों के माध्यम से किस प्रकार की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार से आप नए जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।